हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस कक्षा 11 के लिए आपकी जो परीक्षा में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस छपने वाले हैं उसको लेकर के आया हूँ मैं। और बुक फर्स्ट से हम पहले वो 15 प्रश्न करेंगे जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि 74वां संविधान संशोधन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो साफ साफ आपको लिखना है कि शहरी स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगर पालिका, नगर निगम आदि संस्थाएं आती है, उससे रिलेटेड है। और ध्यान रखना कि ये 1978 में संशोधित हुआ था 74वां, और साथ ही साथ 73वां अगर पूछा जाता है तो 73वां आपको लिखना है जो हमारे पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 73वां और 74वां याद रखना है आपको। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या ऐतिहासिक निर्णय दिया था। दोस्तों 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है लेकिन उसके मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न। भारत में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। तो हमारे देश में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रधानमंत्री उनकी मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर के जो निर्णय लेते हैं वो वास्तविक कार्य करते हैं, जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति मात्र नाम मात्र का एक व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। तो 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी, इस तीसरी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो दोस्तों संसद में महाभियोग जैसी विशेष बहुमत प्रक्रिया के द्वारा किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश को या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्व देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना कर एक कल्याणकारी राज्य बनाने पर बल देते हैं। अगला प्रश्न है विधायिका का सबसे प्रमुख कार्य क्या है। तो दोस्तों याद रखना कि जनता के हित में कानूनों का निर्माण करना और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना विधायिका का सबसे प्रमुख कार्य है। आठवां प्रश्न है कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इसका क्या अर्थ है। यानी हमारे देश का जो संविधान है ना, इसे लिविंग डॉक्यूमेंट, जीता जागता एक पत्र कहा जाता है, जीवंत दस्तावेज कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा संविधान जड़ नहीं है ना, स्थिर नहीं है, बल्कि इसमें बदलती परिस्थितियों के अनुसार संशोधन किया जा सकता है, और हम देखते हैं कि आज तक अभी बहुत बार संशोधन हो चुका है। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आ रही है और ऐसे ही और वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक करिए और साथ ही इसे हाइप करिए, क्योंकि आपके जैसे और आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उन तक ये क्लास पहुंचे ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। और मैं आपको बता दूं कि मिशन आरबीएससी आपको बोर्ड में आपके बिल्कुल जीरो से लेकर के आपको हाईएस्ट लेवल तक की तैयारी कराएगा, बोर्ड में आपके टॉपर बनने में बिल्कुल मदद करेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट पॉइंट द पोस्ट यानी सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली क्या है। और इसमें आपको लिखना है कि चुनाव में जिस उम्मीदवार को अन्य सभी उम्मीदवारों से ज़्यादा वोट मिलते हैं उसे विजयी घोषित किया जाता है। इसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था की है। तो हमारे देश में दोस्तों निर्वाचन आयोग है, और निर्वाचन आयोग की ये जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की हमारे देश में ये जिम्मेदारी है कि वो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां कि संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इस 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अब यह जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले एक मूल अधिकार हुआ करता था, जो अब एक कानूनी अधिकार रह गया है। 12वां प्रश्न है दोस्तों कि राज्यसभा में चुनाव प्रणाली के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो इसे आप याद रखेंगे कि राज्यसभा में एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 13वां प्रश्न है कि जनहित याचिका
PIL का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आप लिखेंगे कि गरीबों, अशिक्षितों और वंचितों को न्याय सुलभ कराना। कोई भी व्यक्ति इनकी तरफ से कोर्ट जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए शानदार पेन परचेज़ करना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट या फिर नोट्स बनाने के लिए कोई रजिस्टर परचेज़ करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए ईयरफोन परचेज़ करना चाहते हैं, कोई टैबलेट परचेज़ करना चाहते हैं, या अपने नोट्स को हाईलाइट करने के लिए हाईलाइटर यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने नीचे देखो आपको कुछ आइटम्स हो रही है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। घर बैठे ये आइटम आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, संसदीय कार्यपालिका से क्या आशय है? तो दोस्तों इसका ध्यान रखना है कि वह व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, उसे संसदीय कार्यपालिका कहते हैं। और हमारा अंतिम प्रश्न है कि अधिकारों का घोषणा पत्र, बिल ऑफ राइट्स किसे कहते हैं? तो दोस्तों संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए और संरक्षित किए गए अधिकारों की लिखित सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। दोस्तों ये तो हमने सिर्फ 15 प्रश्न किए हैं। ऐसे ऐसे बिल्कुल हम 15 प्रश्नों की सीरीज में आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस ला रहे हैं, और इन प्रश्नों का अभ्यास आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।